हो गए। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। कल थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम आई थी, तो आज वो वॉइस में प्रॉब्लम नहीं हुई। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी हमारे दोस्त हैं। और आज की क्लास लाइव नहीं रहेगी, आज की क्लास रिकॉर्डेड है। तो जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरी हो, तो आप जब ये क्लास यूट्यूब पर देखें तो आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं और उसका हम आंसर आपको देंगे। आप हमसे टेलीग्राम बैच पर भी जुड़ सकते हैं, जो हमारा 49 रुपये पर चलता है। ठीक है। चूंकि हमारी क्लासेस ग्राम पंचायती अधिकारी से संबंधित है और इसके एग्ज़ाम अभी तो हो नहीं रहे, लेकिन जल्दी होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसे हम लगभग लगभग अपनी जो ग्राम पंचायत अधिकारी का सिलेबस है उसकी समाप्ति की ओर है। और कल चूंकि मैंने आपको उत्तर प्रदेश की योजनाएं पढ़ाना शुरू किया था, और इससे पहले मैंने उत्तर प्रदेश की बहुत सारी नीतियां पढ़ाई थी, और उससे भी पहले मैंने एक एक जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं जो सिलेबस में स्पेशल मेंशन किया गया है उसे बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। यदि आपने नहीं देखा है स्कीम से लेकर हमारा सेक्शन, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कोई सुझाव हो आप हमें जरूर देते रहें, आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज कौन सी योजना सबसे पहले आती है। तो चलिए देखते हैं। पिटारे में निकली है स्कीम्स, उसका नाम है अभ्युदय योजना। अभ्युदय मतलब एक स्कीम लॉन्च की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार से, और इस सरकार का सिंपल सा उद्देश्य ये था कि जितने भी प्रतियोगी छात्र, मतलब जितने भी सिविल सर्विस की तैयारी करते हों, या फिर डॉक्टरी में नीट पीजी की तैयारी करते हों, या फिर या फिर अन्य इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की कोई भी प्रिपरेशन करते हैं, उनमें सरकार अपना सहयोग प्रदान करेगी। किस तरह सहयोग प्रदान करेगी? उन्हें जो एक्सपीरियंस से सिविल सर्वेंट हो, या उस सेक्टर के बहुत बड़े अधिकारी हो, या फिर उस सेक्टर के कोई प्रोफेसर हो, जानकार हो, उनसे आपका इंटरेक्शन करवाया जाएगा, आपकी क्लासेस चलवाई जाएंगी, उनका वेबिनार होगा। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये योजना लगभग वर्तमान में सभी जिलों में संचालित हो रही है। हमारे जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ भी संचालित होती है। इसके लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, इसके बाद आपको शायद स्कीम शायद पेपर वगैरह होता है, मुझे ध्यान नहीं क्योंकि मैंने दिया नहीं। लिखा युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग की सुविधा शुभारंभ किया गया था माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से, और इसे शुभारंभ किया गया था लखनऊ से। ठीक है। 15 फरवरी 2021 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो आगे देखते हैं, इसको आगे डिटेल से पढ़ते हैं। यदि फॉन्ट देखिए, मैं बड़ा किए ले रहा हूँ क्योंकि आज ऑनलाइन नहीं है आप, तो आप बता ही नहीं सकते कि फॉन्ट छोटा है या बड़ा। देखिए लिखा हुआ है कि ये स्कीम है क्या। यह स्कीम मेन मुख्यतः है, जैसे प्रदेश में कंपटीशन के एग्जाम होते हैं जिसमें आप कंपटीशन के नाम याद रखिएगा, सिविल सेवा हो, जेई की तैयारी हो, नीट हो, या फिर आपकी एनडीए की तैयारी हो, सीडीएस की तैयारी हो, इन सभी सेक्टर में आपको अच्छा से गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आज आप देख रहे हैं जो कोचिंग का दौर है, यहाँ पर नीट की तैयारी हो, या सिविल सर्विस की तैयारी हो, या आईआईटी की तैयारी, उसमें एक गरीब बच्चे से ये क्षेत्र धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, छिन रहे हैं। एक गांव का आम बच्चा यदि ये तैयारी करना चाहता है तो उनके माँ बाप को शायद अपनी जमीन गिरवी या बेचनी पड़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन ना पैदा हो, जो असमानताएं पैदा हो रही हैं टीचिंग के लेवल पर, तैयारी के स्तर पर, उसको कम करने के उद्देश्य से ही इस योजना को लाया गया, ताकि जो जिनकी पृष्ठभूमि कमजोर है उन विद्यार्थियों को ये सुविधा प्रदान हो सके। तो आपको ये मुख्यतः लाइनें याद करनी है। इसके बाद इस योजना के माध्यम से ये क्या किया जाएगा कि जो भी सिलेबस होगा वो विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में तैयारी करवाई जाएगी, और उन्हें वो विश्वास पैदा किया जाएगा कि ताकि वो एग्जाम निकाल सकते हैं।
अन्य विशेषताएं क्या है, देखिए इसकी विशेषताएं में है कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा जिसमें डिजिटल कंटेंट उपलब्ध होगा, जो जो सभी बच्चों के लिए जो वहां पर रजिस्टर्ड हैं वो सारे बच्चे देख सकते हैं। फिर लिखा हुआ राज्य सरकार में कार्यरत अधिकारियों द्वारा निशुल्क मार्गदर्शन व प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। तो सबसे बड़ी बात गाइडेंस आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी। मान के चलिए आपका किसी चीज का इंटरव्यू, सिविल सर्विस का इंटरव्यू, तो व्यक्ति को इंटरव्यू वो व्यक्ति आपको सलाह देगा जो इंटरव्यू फेस कर चुका है, इंटरव्यू निकाल चुका है और वो सिविल सर्विस में या शायद कहीं वो इंटरव्यू लेते भी हैं। तो वो अनुभवी व्यक्ति आपको सलाह देंगे कि हमें ये रिक्वायरमेंट होती है, आप ये कोशिश कीजिए तो आपका इंटरव्यू सफल हो। फिर लिखा हुआ वर्चुअल क्लासेस मिलेंगे। तो वर्चुअल क्लासेस का मतलब है जैसे आपको ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, ये सब गाइडेंस मिलेगी। और संदेह निवारण का मतलब है कि आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी पूछना हो तो उसके लिए अलग से सेशन चलाया जाएगा। फिर विषय वस्तु विशेषज्ञ होंगे। लिखा है मंडलीय मुख्यालय पर विषय वस्तु विशेषज्ञों के द्वारा वर्चुअल साक्षात्कार कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। तो जो भी मंडल लेवल के मुख्यालय होंगे तो वहां पर ये योजनाएं, वहां पर इन विशेषज्ञों के माध्यम से वहां पर इन पर डाउट्स सेशन लिए जाएंगे। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कैरियर काउंसलिंग। चूंकि हमारे पास युवाओं के पास सबसे ज्यादा भटकाव आता है जब वो ग्रेजुएशन के दौरान या ग्रेजुएशन के बाद उन्हें पता नहीं होता कि वो करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, लिखा हुआ प्रत्येक जनपद में युवाओं के कैरियर काउंसलिंग सत्रों की आयोजन वेब पोर्टल और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। लिखा हुआ किन एग्जाम्स के इसमें प्रशिक्षण इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाएं होंगी या फिर जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड भर्ती होती है उनके द्वारा, या एनटीए द्वारा कोई भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें नीट, जेई मेंस की पेपर है, नीट की परीक्षा है, एनडीए सीडीएस की परीक्षाएं हैं, पीओ की भर्ती है, एसएससी की भर्ती है, बीएड की भर्ती है, टेट टेट की भर्ती है। ये सारी स्कीम्स आपको इसमें कवर करवाई जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि अभ्युदय योजना में कौन सी योजना या किस क्षेत्र की तैयारी करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती है। उत्तर प्रदेश आयोग की मुख्य परीक्षाएं और साक्षात्कार भी करवाई जाएंगी जिसमें यूपीएससी भी शामिल। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। योजना कब से लागू हो रही है, तो योजना उसमें लिखा हुआ था 15 को शुरुआत की गई थी, लेकिन अगले ही दिन उसे 16 फरवरी 2021 को इस योजना का शुभारंभ प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में जो संचालित वहां समिति होगी वह इसे क्रियान्वित करेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसे आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या आपको शुल्क देना होगा? नहीं, यह योजना पूर्णतः आपको निशुल्क मिलेगी। साक्षात कक्षाओं का आयोजन कैसे होगा? लिखा हुआ है इस आयोजन का होगा मंडल स्तर पर किया जाएगा। चिन्हित भवनों में कक्षाओं का आयोजन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी होती किया जाएगा, जिसका कैलेंडर मंडल स्तर पर आपको ईमेल या एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया। तो मैं सीधा वेबसाइट पर गया, वहां से सारी जानकारी आपके लिए ले आया। ठीक है, अब इसका फॉन्ट छोटा कर लेते हैं। वही बातें लिखी हुई हैं जो मैं आपको बता चुका हूं और कुछ नहीं। ठीक है, अभ्युदय योजना पहले चरण में 18 मंडल मुख्यालयों पर प्रारंभ की जाएगी। धीरे धीरे इसका प्रसार आगे किया जाएगा। फिर अगली योजना देखते हैं कौन सी है। अगली योजना हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है क्योंकि ये हमेशा पेपर में चर्चित रहती है कि कहीं ना कहीं आप देखते होंगे जब ये सामूहिक विवाह योजना होती है तो आपके ही जिले में किसी क्लब में या कहीं न्यूज़पेपर में आपको दिखता होगा जहां पर गरीब पृष्ठभूमि के व्यक्ति इसमें शामिल होकर सामूहिक विवाह कार्यक्रम होता है जिसमें सरकार सहायता करती है और स्वयं निजी सहयोग से निजी संस्थाएं जो होती हैं वो सहयोग करती हैं ताकि जो हमारा वैवाहिक संस्कार है उसको पूरा धूमधाम से किया जा सके। तो सरकार का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है जो इस सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। देखिए यह योजना लागू की जाती है सामाजिक कल्याण विभाग यूपी के द्वारा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि
सामूहिक विवाह योजना किस विभाग के माध्यम से संचालित होती है? तो वह है सामाजिक कल्याण विभाग। डायरेक्ट मैं आपको वेबसाइट पर ही ले चलता हूं। लिखा हुआ है सामूहिक विवाह योजना के बारे में संक्षिप्त विवरण क्या। तो देखते हैं क्या विवरण। इसको थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लिया जाए ताकि पढ़ने में आसानी। अब देखते हैं, लिखा हुआ है इस योजना के अंतर्गत जो निर्धनता में जीवन यापन करने वाले, सबसे बड़ी बात है जो गरीब व्यक्ति हैं, करने वाले निराश्रित या जरूरतमंद परिवारों को विवाह योग्य कन्याओं या विधवा या परित्यक्त या तलाकशुदा महिला, याद रखिए इसमें विवाह योग्य कन्या के अलावा विधवा महिला हो या तलाकशुदा महिला हो या परित्यक्त मतलब कोई भी महिला हो, उसके विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी और उनकी सामाजिक धार्मिक मान्यताओं रीति रिवाज परंपराओं के अनुसार भव्य कार्यक्रम का योजना संपन्न करवाया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? सामाजिक समरसता, सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर लिखा हुआ है योजना के तहत प्रति युगल मतलब प्रति कपल जिसमें पुरुष और महिला शामिल है 51,000 की राशि व्यय की जाएगी। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट 2 लाइंस मैंने आपको बता दी। आपको इसमें राशि याद रखनी है और याद रखना है कि कौन कौन से महिलाएं इसमें शामिल हो सकती हैं, कन्या शामिल, जिसमें से धन राशि 35,000 रुपए कन्या पक्ष को के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली व गृहस्थी की स्थापना हेतु उसके बैंक के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। एवं जो 10,000 की जो राशि है जो गिफ्ट मिलते हैं वर वधु को प्रदान किए जाएंगे और जो धन राशि 6,000 रुपए की है वो समारोह आयोजन की भव्यता प्रदान करने में खर्च किए जाएंगे। तो 35, 10, 45, 45, 6, 51। तो हो सकता है आपसे क्लासिफिकेशन पूछ ले कि सामूहिक विवाह योजना के तहत 51,000 रुपए किन किन घटकों में वितरित की जाएगी या किन किन कंपोनेंट्स में उसका नियोजन होगा। तो ये आपको यहां से आपको चीजें याद रखनी है, पढ़ लेना अच्छे से। फिर मैं आगे चलते हैं। उद्देश्य वगैरह तो मैं बता ही चुका हूँ, मेन उद्देश्य नहीं पूछेगा, उद्देश्य आप तुक्का भी मार के निकाल सकते हैं उद्देश्य, लेकिन जो बेसिक डिटेल्स होती है उसको ध्यान दें। अब देखते हैं इसमें अगला बात क्या कही गई, महत्वपूर्ण बात। इसमें लिखा हुआ है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की लाभ क्या है या विशेषताएं। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के गरीब परिवार, सबसे बड़ी बात है गरीब परिवार के योग्य युगलों के लिए सामूहिक विवाह योजना है। ठीक है, इसके अंतर्गत इस विवाह का आयोजन नगरीय निकाय मतलब नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, चूंकि यह एग्जाम स्वयं एक ग्राम पंचायत अधिकारी से रिलेटेड है जिसमें नगर पंचायत भी आती है, इसलिए यह योजना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नगर निगम, नगर पालिका परिषद, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, जनपद स्तर पर जिला अधिकारी, याद रखिए डीएम साहब, जिला अधिकारी के नियंत्रण या पर्यवेक्षण में जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा करवाई जाएगी। तो इसमें 2 अधिकारी हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस योजना का पूरा कंट्रोल या पर्यवेक्षण निरीक्षण जो भी इसका काम होगा वो करेगा, लेकिन मेन अधिकारी कौन होगा, जिला समाज कल्याण अधिकारी। तो ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है। लिखा हुआ है ऐसे सभी परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर, निर्धन, जरूरतमंद है उनको इसका लाभ मिल सकेगा। ऐसे परिवार जो विवाह हेतु वैवाहिक उपहार सामग्री यथा कपड़े, चांदी की बिछिया, अब इसमें याद रखिए चांदी की बिछिया व पायल या स्टील का जो डिनर सेट होता है, स्टील का डिनर सेट, प्रेशर कुकर, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट, दीवार घड़ी इत्यादि प्रदान की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से उपहार या गिफ्ट प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये उपहार है, आपको ये उपहार भी ध्यान देना है। यदि आपके गांव में कोई ऐसा परिवार हो जो सक्षम ना हो तो एक फॉर्म भरा जाता है मेरे ख्याल से, तो उस फॉर्म के माध्यम से ये सारे कपड़े भी मिलेंगे, चांदी की बिछिया, पायल मिलेगी, स्टील का डिनर सेट, प्रेशर कुकर, ट्रॉली बैग, वैनिटी, दीवार घड़ी, ये सारी चीजें प्रदान की जाएंगी। ठीक, आगे देखते हैं और वही सारी चीजें लिखा है। ये सबसे बड़ी बात है, इसमें लिखा है योजना के तहत सभी धर्मों, समुदाय, वर्गों को लाभ मिलेगा।
तो इसमें किसी भी विशेष धर्म को या विशेष वर्ग को सहायता नहीं की जाती, बल्कि सभी धर्म, सभी समुदाय, जितने भी वर्ग, सबके लिए यह योजना। तो इसमें हिंदू भी आ सकता, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी हमारे समाज में धर्म है उनके अनुसार देख सकते। ठीक, आगे देखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हो सकता है आपसे यहां पर कंफ्यूजन की जाए। फिर आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना का लाभ उठाने होते जो मानदंड तय किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। ये मानदंड से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लिखा हुआ है कन्या के अभिभावक मतलब माता पिता या गार्जियन जो भी हो वो मूल निवासी हो यूपी के, कन्या या कन्या के जो गार्जियंस हो निराश्रित, निर्धन या जरूरतमंद, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 2 लाख तक की होनी चाहिए। कंडीशन ये है आपको कि 2 लाख रुपए से यदि आप कम है तो आप करवा सकते हैं। तो आपके गांव में बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें इस योजना का शायद लाभ ना मालूम हो, तो आप इस योजना का लाभ मना के आपके लिए एक सामाजिक संतोष अपने मन में उत्पन्न कर सकते हैं। विवाह हेतु किए गए आवेदन में सबसे पहली बात है आवेदन में पुत्री की आयु की शादी की स्थिति 18 वर्ष के या उससे ज्यादा की अनिवार्य, वर की वर जो होगा दुल्हा होगा उसके लिए 21 वर्ष होगी आपके, क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे होंगे उसमें से कईयों की आयु 18 से ज्यादा ही होगी लड़कियों की, और कईयों की तो 21 से ऊपर होगी, तो आप लोग करवा सकते हैं, लीगल एज है आपकी। आय की पुष्टि के लिए क्या लिखा हुआ है, स्कूल शैक्षणिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड या आधार कार्ड मान्य है। ठीक है, कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा हो ये सारी चीजें बता दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। ठीक है, प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अगली लाइन देखते हैं। लिखा है विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्राथमिकता किसे दी जाएगी। हो सकता है कि जिस वर्ष से इस सामूहिक विवाह का या जिस मंथ इस सामूहिक विवाह का संपन्न होना हो उस समय क्या हो कि लगभग उन्हें 100 विवाह करवाने हो, लेकिन किसी कंडीशन में उनके पास 110 आवेदन आ गए हों और आवेदन में क्या हो 10 ऐसे फैमिली या बच्चे हों, ये शादी वाले कपल्स हों जो दिव्यांग हो या फिर विधवा महिला की पुत्री हो या फिर निराश्रित हो, तो उनको जो 10 अन्य कपल होंगे उनको हटाकर 10 ये वाले कपल जोड़ दिए जाए। ठीक है, तो प्राथमिकता का मतलब होता है उनकी प्रायोरिटी पहले देखी जाएगी। देखिए बढ़िया ऐसे मंडप सजाया जाता है, यदि आपने कहीं देखा हो हमारे यहाँ होता रहता है। हमारे यहाँ एक ग्राउंड है, जैसे ग्राउंड में भी होता है, पंडित जैन ग्राउंड में भी होता रहता है। तो अभी तो फिलहाल इस पर कभी हम चर्चा आगे करें। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी जिसको मैंने वृहद डिटेल में आपको पढ़ा दी। यही छोटी सी बात, छोटी सी जानकारी इसमें भी लिखी हुई है। लिखा हुआ है कि 3 अक्टूबर 2017 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, तो आपको लॉन्चिंग डेट याद रखनी है। बाकी बाकी मैंने आपको सारी चीजें यहाँ बता दी है। लिखा हुआ है सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मिनिमम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है। तो ये कंडीशन रख दी गई है कि सामाजिक कल्याण का जो जिला समाज कल्याण का अधिकारी होगा उसको ये सुनिश्चित करवाना होगा कि वहां पर मिनिमम 10 कपल होना अनिवार्य। तो ये बहुत ही बात विशेषता हुई तो बात है कि जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर अगली योजना हमारे पिटारे से निकलती है, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। इस योजना को 18 अप्रैल 2017 को उत्तर प्रदेश की मंत्रिमंडल ने पुनर्गठित किया था। जो फसल बीमा योजना मतलब कहने का मतलब है पहले से ही हमारे यहाँ फसल बीमा योजना लागू थी, लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने यहाँ फसल बीमा योजना में कुछ संशोधन किए जिनका लाभ किसानों को मिल सके। फसल बीमा योजना का सिंपल सा संदर्भ मैं आपको बता सकता हूँ कि यह योजना मुख्यतः जो हमारी फसलें होती हैं रबी हो खरीफ हो या फिर रबी खरीफ, मुख्यतः रबी खरीफ को इसमें ज्यादा शामिल किया जाता है, और जो वाणिज्यिक फसलें होती हैं
उनको इसमें बीमा कवर प्रदान किया जाता है, इंश्योरेंस दिया जाता है। क्योंकि कभी होता है कि ओला गिर जाता है, कभी होता है कि बाढ़ आ जाती है, किसी कभी 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 क्या होता है कि प्राकृतिक आपदाएं ऐसी घटित हो जाती हैं जिन पर मानव का कंट्रोल नहीं रहता। इस वजह से इन योजना को लाया जाना, ताकि किसानों को जो सुनिश्चित है उनकी आय वो की जा सके, इसलिए जरूरी है। कभी आपने देखा होगा ना, जब भी आपके यहाँ ओलावृष्टि होती होगी तो वहां पर एक फसल बीमा योजना या मुआवजे की मांग उठती होगी, तो वो सारी बात है। लिखा है इस योजना के तहत जनपद कुशीनगर, ये सारे कुशीनगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। योजना में चयनित जनपदों के प्रत्येक ब्लॉक में स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से मौसम मापी यंत्र द्वारा कम वर्षा, अधिक वर्षा, कम तापमान, प्रतिदिन का आंकड़ा एकत्रित किया जाता है। ये सारी चीजें आपको बताई गई। तो आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा नामित बीमा कंपनी को क्रियान्वयन के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रदेश में संचालित बीमा योजना के तहत सभी 75 जनपदों में 6 से 7 जनपदों के बाहर समूह में विभाजित किया जाएगा। देखिए थोड़ा और मैं डिटेल से लेके आया क्योंकि इसमें आपको ज्यादा समझ में नहीं आया। खरीफ के बारे में इसमें लिखा हुआ देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए इंश्योरेंस जो स्कीम्स होती हैं, उन्हें जो प्राइवेट सेक्टर होता है या कॉर्पोरेटेड सेक्टर होता है वो आपको प्रदान कराता है। जैसे बजाज अलियांज हो गया, तो बहुत सारी कंपनियां जो इस सेक्टर में बहुत सारा काम करती हैं। तो थोड़ा डिटेल में है तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। लिखा हुआ है टाटा आईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद, अमरोहा, आजमगढ़, इटावा, गाजीपुर, गाजियाबाद, हरदोई, कानपुर, मथुरा, मुरादा और रामपुर, शाहजहां जिलों में इस योजना के तहत काम कर रहा है। तो मतलब ये एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसको इतने जिलों में कवर करने के लिए नामित किया गया। इस योजना के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले, सबसे बड़ी बात है कि देखिए एक सरकार क्या करती है, एक लिस्ट जारी कर देती है कि हम इस फसल को अपने इंश्योरेंस स्कीम में कवर करेंगे। अधिसूचित फसल उगाने वाले किनको मिलेगा, बटाईदार हो या किराएदार हो या किसानों सहित सभी किसानों को ये कवरेज के पात्र होंगे। इसका उद्देश्य है कि पैदावार में नुकसान उठाने वाले किसानों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। जो बुवाई बुवाई के दौरान या कटाई कटाई के दौरान या कटाई के बाद की अवधि में इस योजना को कवर किया जाए। आगे देखते हैं। देखिए लिखा, यह योजना यूपी में राज्य सरकार के सहयोग से लागू की गई है। किसानों को मिनिमम सब्सिडी प्रीमियम, अब ये क्वेश्चन यहां से बनेंगे, आपको मैं यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी 100%। खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, और जब केंद्र सरकार इसमें अपना वहन लागू करती है तो एक वाणिज्यिक होता है, वाणिज्यिक के लिए 5% रहता है। तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%। देखिए खरीफ में ज्यादा वर्ण है तो 2%, रबी में कम है तो 1.5%, वाणिज्यिक में बहुत ज्यादा शब्द है तो 5%। मैंने इसको ऐसे याद किया था जब मैंने याद किया था। यह योजना क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर लागू की जाएगी और उत्तर प्रदेश के लिए प्रमुख फसलों और लघु फसलों दोनों के लिए बीमा इकाई को ग्राम पंचायत माना जाएगा। ग्राम पंचायत का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा, इसलिए यह स्कीम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण हो सकती है। देखिए अधिसूचित फसलें कौन सी, खरीफ के सीजन में जिलों से संबंधित जिलों में कौन सी फसलें लागू की गई, तो आप अपना जिला देख सकते हैं कि आपके जिले में खरीफ की फसलों में ये फसल शामिल की गई। जैसे इलाहाबाद, एक एग्जांपल ले सकते हैं इलाहाबाद में खरीफ की फसलों के तहत अरहर, लाल चना, अरहर, ये सारी फसलों, बाजरा, ज्वार, धान, ये सारी चीजें इंश्योरेंस कवर किया गया। तो आपका जो भी जिला हो आप देख सकते हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि लिस्टेड जिला जरूरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे देखते हैं रबी में कौन कौन सी चीजें, रबी की फसलें होती है ना, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें ठंडी में उगाई जाती है। वही बात लिखी हुई है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि इसमें अधिसूचित फसलें कौन सी, जिला कौन सा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। आगे बढ़, चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है जो हमेशा चर्चा में बनी ही रहती है। इसका फॉन्ट सही कर लूं, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा कुछ भी।
क्योंकि मुझे तो दिखाई देगा पर आपको दिखाई। देखिए लिखा हो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। देखिए इस योजना को लाने के पीछे मकसद या उद्देश्य यही था कि जो हमारा भारत देश है वहां पर एक बड़ी आबादी आज भी गरीबी हालत में रहती है, चाहे वो शहर हो चाहे वो ग्राम के स्तर पर। तो चूंकि इस अधिनियम के माध्यम से यह प्रयास किया गया कि जो हमारा शहर क्षेत्र है वहां पर जो गरीब वर्ग है वहां उसका 50% मतलब शहरी जनसंख्या का 50% और जो रूरल एरिया है रूरल जनसंख्या है उसका 75%। तो लगभग चूंकि यदि जनगणना 2011 की उठाई जाए तो लगभग आपको मालूम होगा कि जो हमारी 100% यदि जनसंख्या ली जाए तो उसमें 30 से 31% शहरों में रहती है और लगभग हमारी आज भी आबादी 70 से 71% कहाँ रहती है, गांवों में रहती है। ठीक है, तो आपको मैं मेन मेन बातें इसमें बताऊंगा जिसको आपको याद रखना जो आपके काम आए। ठीक है, अब देखते हैं लिखा हुआ है कि संविधान में अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के मौलिक अधिकार की व्याख्या मानवीय गरिमा के साथ जीवन की व्याख्या में भी शामिल है। सिंपल से मतलब है यदि आपसे ये पॉलिटी से भी कोरिलेट कर दिया जाए इस एक्ट को तो सिंपल सा तात्पर्य ये होता है कि जो मानव का गरिमापूर्ण जीवन होता है जिसमें उसे रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत होती ही होती है, तो यदि ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं तो आपका मान के चलिए वो मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं सुनिश्चित किए जा रहे हैं। लिखिए देखिए सरकार ने जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जैसे जिसे पीडीएस सिस्टम बोलते हैं और जिसे लक्षित पीडीएस सिस्टम बोलते हैं, खास सुरक्षा को जैसे आपके गांव में क्या होता है आपने देखा होगा एक कोटेदार होगा, वहां देखा होगा जो गरीब व्यक्ति होते हैं जिसके पास बीपीएल कार्ड होता है या लाल कार्ड होता है वो क्या करते हैं वो कोटेदार के पास जाते हैं और सस्ते दर पर वो अनाज उन्हें सुविधा मिल जाती है। लिखा हुआ है कि 5 जुलाई 2013 को सबसे बड़ी बात है इसका डेट याद रखिए 5 जुलाई 2013 को यह अधिनियम लागू किया गया और इसमें कोशिश की गई कि जो कानूनी तौर पर ग्रामीण आबादी है उसका 75% और शहरी आबादी का 50%। आपको यहां से याद रखना कानूनी तौर पर ग्रामीण आबादी के 75%, शहरी आबादी के 50% को लक्षित पीडीएस के तहत। सबसे बड़ी बात है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में टारगेटेड वाली वितरण प्रणाली मतलब टारगेटेड का मतलब होता है कि हम तय करेंगे कि किसको क्या मिलेगा और एक पर्टिकुलर गरीब वर्ग को ही ये योजना का लाभ मिलेगा, तभी को तो आपको बीपीएल और एपीएल कार्ड बनवाए जाते हैं। लक्षित वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है, तो मान के चलिए एक तरह का ये आपके लिए अधिकार है। सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार लगभग 2/3 आबादी लगभग 67% 66 से 67% की आबादी इसमें कवर की जाती है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह अधिनियम राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से परिवार की, सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका, यूपीएससी में क्वेश्चन ये आ चुका, परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला बड़ी महिला को परिवार की मुखिया होना अनिवार्य है। तो मतलब जो राशन कार्ड बनेगा और इस योजना में जिस महिला को शामिल करना होगा वो महिला महिला सशक्तिकरण बनाने के लिए महिलाओं को ही इसमें मुखिया माना जाएगा जिनकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा हो, चाहे कितने भी वर्ष की हो सकती है। यह अधिनियम सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वयन किया जाएगा और अखिल भारतीय स्तर पर लगभग कितने 81.34 करोड़ व्यक्तियों को कवरेज प्रदान की जाए। तो जो अभी आपको जो राशन की सुविधा मिलती है जिसमें आपको 5 किलो अनाज वगैरह मिलता है तो सारी बातें इसमें कही गई, लिखा हुआ है कि सारी बातें की गई है। अधिनियम के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से इसका दृष्टिकोण क्या है, जीवन चक्र दृष्टिकोण है जिसमें गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, 6 से 14 वर्ष कराने वाले 6 से 14 वर्ष 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
जिसमें उन्हें एकीकृत बाल विकास सेवा, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिन्हें आईसीडी योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्र में इन्हें एमडीएम के तहत ये सारी योजनाएं प्रदान। कहने का मतलब ये है कि एक तरह से यह योजना समग्र दृष्टिकोण रखती है, जिसमें आंगनवाड़ी से लेकर मिड डे मील भी शामिल करती है, तो बहुत बड़ा एक कवरेज एरिया प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको क्या याद रखना, ये मैंने आपको कवरेज और कवरेज वाला बता दिया, थोड़ा सा और इसमें बता देता हूं। लिखा हुआ है जो अधिनियम है अंत्योदय अन्न योजना, और प्राथमिकता वाले परिवारों के तहत ये आबादी कवर की जाएगी। और अंत्योदय अन्न योजना के सबसे जो गरीब से गरीब परिवार है उसको प्रति परिवार प्रति माह 35 किलो भोज खाद्यान्न का अधिकार होगा। प्राथमिकता वाले परिवार की प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो का हकदार। तो ये आपको ध्यान देना, दोनों ही लाइन ध्यान देनी है कि देखिए अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलो का राशन मिलता है। वहीं इस योजना के तहत ये अधिनियम यह भी सुनिश्चित करवाता है कि जो अन्य जो क्लास है, अन्य जो गरीब वर्ग है, उसको 5 किलो का राशन भी मिले। ठीक है, अब इस योजना को नीति आयोग लागू करने का काम करता है। लागू करने का देखिए उसका काम नहीं है, ये काम आपको जो हमारे यहाँ उपभोक्ता और खाद्य मंत्रालय होगा, जो सामाजिक कल्याण विभाग की मदद से काम करता है, उसमें मैं वो नहीं करूंगा। ठीक है, राज्य सरकारों का काम है कि यह योजना को लागू करने के लिए अंतर्गत अपने परिवारों की पहचान करें और उसी दिशा निर्देश के अनुसार काम करें। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा गया। सबसे बड़ी बात आपको यहां याद रखना, लिखा हुआ है कि चावल, मोटे गेहूं और मोटे अनाज, चावल, गेहूं और मोटे अनाज। चावल आपको मिलेगा 3 रुपए पर केजी यदि आप लेने जाएंगे। आपको गेहूं मिलेगा 2 रुपए प्रति केजी, और मोटा अनाज मिलेगा आपको, यदि आप ठेकेदार कोटेदार के पास जाएंगे, 1 रुपए पर केजी। तो मतलब जो 3 रुपए पर केजी गेहूं, 2 रुपए पर केजी मोटा अनाज पर 1 रुपए पर केजी। आपको ये याद रखना, ये जरूरी है, क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके तहत चावल प्रति किलो कितने रुपए मिलता है, गेहूं के प्रति किलो कितने रुपए मिलता है। आवंटन का क्या होगा, इस प्रावधान के तहत आवंटन राज्य क्षेत्रों में 2001 से 2013 के दौरान पूर्ववर्ती जो टारगेट योजना थी उसके तहत संरक्षित किया जाएगा। और एपीएल परिवार के तहत जो उससे पहले की स्कीम थी वो अलग स्कीम, इसमें लिखा हुआ है कि पहले हम क्या करते थे वो लिखा। आपको ये याद रखना जो मैंने बता दिया, और कुछ ज्यादा नहीं याद रखना। वही डीटीटी वगैरह है तो उसको नहीं ध्यान देना, बाकी मैंने पढ़ा। आगे देखते हैं। वही मैंने सारी चीज लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश में 1 मार्च 2016 को, आपको ये डेट याद रखनी। देखिए खाद्य सुरक्षा कानून तो लाया गया था 2013 में, पर यूपी में कब लागू हुआ, 1 मार्च 2013 को 16 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम को औपचारिक रूप से शुभारंभ कर दिया। इसमें लिखा हुआ वही बात लिखी हुई कि 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा, जिसमें 3 किलो गेहूं मिलेगा। देखिए वहां स्पष्ट नहीं था, पर यहाँ उत्तर प्रदेश ने अपने सुविधा के अनुसार स्पष्ट किया कि हम यहाँ गेहूं ज्यादा देंगे, 2 किलो चावल देंगे, और जिस उपलब्ध कराया जाना है जिसमें 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं होगा, 3 रुपए प्रति किलो चावल होगा। तो यूपी में क्या नहीं मिलता, मोटा अनाज। यूपी में मोटा अनाज की सुविधा नहीं, लेकिन जो नेशनल लेवल की बात की गई थी उसमें मोटा अनाज भी कही गई। सिंपल सा क्लासिफिकेशन में आपको बता देता, जो कानून बना था वो सभी राज्यों के लिए बना था, जिसमें सभी से ये कहा गया था कि आप चावल दीजिए, गेहूं दीजिए, मोटा अनाज दीजिए। लेकिन जैसी ऐसी राज्यों में सुविधा होती है उसके अनुसार उन्हें छूट दी गई थी कि आप अपने हिसाब से ये काम कर सकते। इस योजना के क्रियान्वयन से लगभग जो यूपी में है 40 लगभग 41 लाख अंत्योदय परिवारों की
जो डेढ़ डेढ़ करोड़ से ज्यादा की आबादी इसमें लाभान्वित होगी। तो आपको याद, एक इसमें सुझाव दिया गया था जो मैं आपके लिए लेटेस्ट लेके आया हूं, लिखा हुआ शांता कुमार समिति। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं शांता कुमार समिति किससे रिलेटेड। शांता कुमार समिति ने यह कहा कि जो उच्च कवरेज अनुपात है जनसंख्या का 67% उसे घटाकर 40% करने की सिफारिश कर दी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो आबादी थी लगभग 80 करोड़, उसको कहा कि नहीं, अब 80 करोड़ को थोड़ा कम कीजिए, लगभग 40% लाइए। समिति के मुताबिक जनसंख्या का 67% कवरेज काफी अधिक है, लगभग 40% तक ही सीमित किया जाना चाहिए, जिसके तहत आसानी से बीपीएल परिवारों को कवर किया जा सके। तो इनकी समिति है, समिति ने अभी लागू करने की बात कही नहीं है, लेकिन सिफारिश दे दी गई। अगली देखते हैं कौन सी स्कीम से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। अब इसको देखते हैं क्या है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेहद बंजर जल भराव वाली भूमि होगी उन्हें सुधार कर कृषि योग्य बनाने का काम तथा कृषि मजदूरों को आवंटित भूमि को सुधार करने उन्हें आजीविका सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से ही कब 8 अगस्त 2017 कब 8 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया। पहली बार जब ये योजना चलाई गई 2017 से 2021 तक चलाई गई, बुंदेलखंड के क्षेत्र के 7 जनपदों को छोड़कर लगभग 68 जनपदों में संचालित किया जा रहा था। 14 जून 2022 को इस योजना को अगले कुछ वर्षों के लिए मतलब 2026-27 तक के लिए बढ़ा दिया गया और वर्तमान में इस योजना को संचालन 75 जिलों में किया जा रहा है। किसमें छोड़ा गया, इस योजना, इस जिले को छोड़ा गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो दीनदयाल उपाध्याय योजना है कृषि समृद्धि से रिलेटेड, उसे कब शुरू किया गया, किस वर्ष तक लागू किया गया और कितने जिलों में संचालित है और किसे छोड़ा गया। तो जो नोएडा जिला है उसको छोड़ रखा है। आगे देखते हैं। परियोजना के तहत इसमें उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी जहां लघु सीमांत कृषक हैं, एससी और एसटी फार्मर्स हैं, भू आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें सिंपल सी बात है कि जो बेहद एरिया है, बंजर एरिया है, उन्हें कृषि योग्य बनाना और कुछ नहीं। अगला है नया सवेरा योजना। ये क्या है, उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा जो श्रमिकों के बच्चों को श्रम से मुक्ति दिलाना। बालाश्रम का मतलब है फोर्स लेबर, फोर्स लेबर का मतलब है जबरदस्ती काम करवाना, जिसमें से एक ये भी आता है कि उन्हें काम करवाने के बाद उन्हें पैसा भी ना देना, ये बड़ी बात होती है। 16 जून 2017 को नया सवेरा कार्यक्रम आपको प्रारंभ किया गया, तो आपको ये याद रखना है, और श्रम विभाग द्वारा संचालित है, ये याद रखना है, और श्रमिकों के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा ये याद। ये छोटी सी स्कीम थी। देखिए इसमें कवर किया जाएगा जो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं। देखिए कोशिश ये की जाती है कि जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 21A है उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा या शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो हमारे यहाँ कोई भी कानून बनता है बाल श्रम से रिलेटेड, उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को हमेशा उसमें शामिल किया जाता है, उसके बाद के बच्चों को थोड़ी लिबर्टी प्रदान की जाती है। तो यही सब बातें लिखी हुई हैं कि शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास, ग्राम विकास, पंचायती ये सामूहिक भूमिका निभाएंगी। क्रियान्वयन के अनुसार ब्लॉक स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण समिति, जिला स्तर पर जनपदीय बाल श्रम उन्मूलन समिति इसका क्रियान्वयन करेगी। प्रथम चरण में ये जिले शामिल हैं और 600 ग्रामों को इसमें मुक्त कराया जाएगा। इसके बाद 9 जिले और शामिल कर लिए गए। तो ये सारी बातें करवाई गई। ठीक, अगला है भू जल संरक्षण मिशन। भूजल संरक्षण का मतलब क्या है, जैसे ग्राउंड वाटर को कंजर्व करना या उसको प्रोत्साहन देना, समय समय पर उसमें और सुधार करना। देखिए आपको मालूम होगा जैसे अभी न्यूज़पेपर में आ रहा है दिल्ली की हालत खराब है, सुप्रीम कोर्ट तक चिंतित है उसमें। जैसे कर्नाटक में बेंगलोर जिला है, वहां पर समस्याएं बहुत गंभीर उत्पन्न हो चुकी हैं कि वहां पर काफी जगह से ग्राउंड वाटर खत्म हो गया। तो एक बड़ी समस्या बन चुकी है कि ग्राउंड वाटर का कंजर्वेशन कैसे किया जाए, क्योंकि जैसे ही शहरीकरण बनेगा तो आपको कंक्रीट की रोड बनेगी, महल बनेगा, घर बनेंगे, तो क्या होगा,
जो पहले एक धरती थी, मृदा युक्त धरती थी, अब उसके ऊपर यदि कंक्रीट की है तो नाली में पानी जाएगा और नाली से सीधा नदियों में पानी जाएगा, नदियों का पानी सीधा समुद्र में जाएगा। तो वो पानी जब ग्राउंड वाटर यदि भूमि को टच ही नहीं करेगा, सिंक होल ही उसे नहीं मिलेगा, तो वो पानी कैसे ग्राउंड लेवल पर नीचे जाएगा, ठहरेगा और उस जल स्तर को बढ़ाएगा। हालांकि ये बड़ी समस्या होती है। इसमें लिखा हो भूजल संसाधनों पर दबाव के ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संचय भूजल के को समेकित प्रबंधन हेतु 17 अगस्त 2017 को, आपको ये डेट याद रखनी है, 17 अगस्त 2017 को इस योजना को संचालित किया गया। तो बस वही है और कुछ नहीं, वही बाकी सारी बातें की है। इस मिशन के तहत प्रदेश के समस्याग्रस्त कुल 271 विकास खंडों और 22 शहरों को चयनित किया जाए। तो आपको ये याद रखना। आगे देखते हैं। जल पंचायत का मुख्य उद्देश्य पुनर्विकसित किए गए तालाबों में जल संवर्धन करना। तो देखिए आपको जब लिखा पानी पंचायत के सदस्यों को अधिकांश सदस्य महिलाएं तथा 10 से 20% पुरुष सदस्य। तो कोशिश ये की गई है कि जो पंचायत स्तर है, ग्राम स्तर है, वहां पर छोटी छोटी समितियां बना दी जाए जो काम करेंगी वहां पर जल संचयन से रिलेटेड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इसके। अगली एक छोटी सी स्कीम है उसको देख लेते हैं। मिशन परिवार विकास। इसमें लिखा हुआ 11 जुलाई 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अवंतीबाई चिकित्सालय बलरामपुर में अधिक प्रजनन दर वाले 57 जिलों में भारत सरकार की योजना मिशन परिवार विकास का शुभारंभ किया। प्रदेश के 57 जिलों में सकल प्रजनन दर 3 या उससे अधिक है। यह इसलिए मिशन इन योजनाओं इसलिए यहाँ पर ये लागू की जाएगी। तो इस अवसर पर जो लिखा हुआ है, परिवार में शीघ्र वृद्धि की इच्छा न रखने वाली महिलाओं को अंतरा तथा हार्मोन रहित सेंट्रोकोमान की गोली छाया प्रदान कर महिला परिवार कल्याण कार्यक्रमों की शुरुआत की। सिंपल सी बात ये है इस योजना में कि जो प्रजनन दर वाले ज्यादा जो जिले हैं जहां पर प्रजनन दर ज्यादा है, 3 से ज्यादा, तो ऐसे जिलों को चिन्हित किया गया और वहां कोशिश ये की जा रही है कि जो फैमिली प्लानिंग है उसको अच्छे से कंडक्ट किया जाए, जिसमें से ये गोलियों का नाम है, हार्मोन्स का नाम है, इंजेक्शन का नाम है अंतरा और छाया। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि अंतरा क्या है, तो ये गर्भ निरोधक इंजेक्शन है, और छाया क्या है, तो ये एक तरह की गोली है। तो आपको याद रखना है कि कब चालू किया गया, कितने जिलों में है और वहां की प्रजनन दर क्या है। तो आपको ये विशेष बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए फिर अगली क्लास हमारी अब कल होगी, तो कल आपसे मिलते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है, कोई भी सुझाव दीजिए। बाय बाय।